गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 का रिविज़न। तो रिवीजन में है भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो भरतनाट्यम पर प्रतिबंध 1910 में लगाया गया था और इसको पुनर्जीवित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मारोनी फोक डांस का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है सिक्किम राज्य से। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये थी तन्वी शाह, जिनको सन 2010 में, और ग्रैमी पाने वाले पहले भारतीय 1968 में पंडित रविशंकर को दिया गया था। फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की है। तो ये हरियाणा की है और वारली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। अरुंधति रॉय ने लिखी है और अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी दिया गया है 1997 में। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या था। अरिष्टनेमी था। नागरिकता अधिनियम में अब तक संशोधन कितनी बार हो चुके हैं। तो सबसे पहली बार यह अधिनियम 1955 का है और इसमें पहली बार संशोधन 1986 में और नवीनतम यानी कि 6वीं बार संशोधन 2019 में किया गया है। ग्रीन प्लैनेट किसको कहा जाता है। तो ये यूरेनस या अरुण को कहा जाता है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है। तो ये यूरेनियम का अयस्क है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 238 इसका परमाणु क्रमांक है। हॉकी मैच कितनी देर तक खेला जाता है। तो यह 60 मिनट तक खेला जाता है और इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। शुरुआत के जो 2 क्वार्टर होते हैं उनमें 2 मिनट का गैप होता है और तीसरे और दूसरे क्वार्टर के मध्य 15 मिनट का गैप होता है। अब हम देखेंगे थर्ड प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। गुडिया कुनीता कहाँ का फोक डांस है। तो गुडिया कुनीता या गुडिया कुनीता यह फोक डांस कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक के और डांस हैं ढोलू कुनीथा, पटा कुनीथा, यक्षगान, वीरगासे, लांबी, सुग्गी, बेलाटा, भूता आराधना, बोलाक आर्ट और नाग मंडला। तो ये सभी हैं कर्नाटक के फोक डांस। केरल के कौन कौन से हैं। पढ़ी यानी केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो पढ़ी यानी परीच कली, जहाँ पर भी कली वर्ड दिखे तो उसका आंसर होगा केरल, जैसे कथकली। तमिलनाडु से संबंधित है मईल अट्टम, ओइल अट्टम और सिल बट्टम, जहाँ पर येल या सिल की साउंड हो लास्ट में तो वह तमिलनाडु से संबंधित होगा। बिहार में जहाँ पर भी ईया दिखे तो उसका आंसर होगा बिहार, जैसे विदेशिया, जीतिया इत्यादि। केलुचरण महापात्र किस नृत्य के प्रतिपादक थे। तो ये ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे और इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था और पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले ओडिसी कलाकार बन गए थे। और ओडिसी नृत्य से संबंधित अन्य कलाकार हैं सुजेता महापात्रा, रजनीकांत महापात्रा और जिनके पीछे दास लगा हो, जैसे पंकज चरण दास, देव प्रसाद दास और दुर्गा चरण। चरण और दास और महापात्र ये कीवर्ड ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। केलुचरण महापात्र ने सृजन स्कूल की स्थापना की थी 1993 में, लेकिन यह शुरू हुआ था 1994 में। कुचिपुड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है। हलीन खान, राधा रेड्डी। और मणिपुरी नृत्य से संबंधित झाबेरी बहनें और इनकी संख्या है 4 और यह दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। और इनके गुरु का नाम क्या था। इनका गुरु का नाम था गुरु विपिन सिंह। और मणिपुरी नृत्य से संबंधित और अन्य कलाकार कौन कौन हैं। तो गुरु अमली सिंह, गुरु नंद कुमार सिंह, जो गुरु और सिंह का संबंध हो जाएगा मणिपुरी से। भरतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। किरण उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो किरण उत्सव का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से और महाराष्ट्र राज्य के अन्य उत्सव हैं काला घोड़ा उत्सव, एलिफेंटा उत्सव, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है, बिठोबा उत्सव, निराली पूर्णिमा जो समुद्र देवता को समर्पित है, बाण गंगा उत्सव जो 1932 से शुरू हुआ था, पोला उत्सव इसमें बैल की पूजा की जाती है, गणेश चतुर्थी
यह 11 दिन का त्यौहार है और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से 1894 में इसको शुरू किया गया था। खंडोबा कोजागिरी फेस्टिवल। और होजागिरी फेस्टिवल किस राज्य का है? तो होजागिरी है त्रिपुरा का और कोजागिरी ये है महाराष्ट्र राज्य का उत्सव। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे के द्वारा ही इसको जीता गया था और उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था। उरुग्वे की राजधानी का नाम क्या है? मोंटेवीडियो। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। दूसरा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली में। और भारत 1956 सिडनी ओलंपिक में फुटबॉल में 4th रैंक हासिल की थी, जो अब तक की सबसे ऊपर वाली रैंक है। फुटबॉल की शीर्ष संस्था का नाम है फीफा, जिसकी स्थापना 1904 में पेरिस में हुई, लेकिन हेडक्वार्टर ज्यूरिख में स्थित है। और फीफा में भारत 1948 में शामिल हुआ और फीफा के अध्यक्ष का नाम है इन्फेंटिनो, जिसको अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? कतर दोहा में। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया और अर्जेंटीना का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिनको बैलन डी और अवार्ड 7वीं बार प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर भी देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा सऊदी अरब में। और 2026 का कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। और 2030 के अब तक फिक्स नहीं हुए हैं कहाँ पर होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 6 विकेट से जीता और इसमें इंडिया हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक इसको 6 बार जीत लिया है और 6 बार कब से कब तक? 1987 में, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 2 बार। कपिल देव जब कोच थे 1983 में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता। और 2023 का वर्ल्ड कप पहला मैच किन 2 देशों के बीच हुआ? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। और इसे ही मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और 2023 का वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हुआ था। इसमें मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया है? विराट कोहली को, इन्होंने 765 रन बनाए। और मैन ऑफ द मैच किसको चुना गया? ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और सर्वाधिक विकेट इसमें मोहम्मद शमी के द्वारा लिए गए 24 विकेट है। और सर्वाधिक सिक्सर रोहित शर्मा के द्वारा लगाए गए 31 सिक्स रोहित शर्मा के द्वारा लगाए गए। 2023 में होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट था इंडिया। और 1987, 1996 और 1911 में अब तक भारत में इनका आयोजन हो चुका है और कंप्लीट इंडिया में इसका आयोजन 2011 में हुआ था। श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। 2023 में शुभंकर कौन था? स्टेपी हाथी था। और क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? 1975 में और दूसरी बार 1979 में। और वेस्ट इंडीज इसको दोनों बार जीता था, लेकिन 1983 में जब भारत जीता तो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था और कपिल देव इस समय कोच थे। टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 2.74 मीटर, इसे हम 9 फीट भी कह सकते हैं। और टेबल की ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होती है 5 फीट या 1.5 मीटर। नेट की ऊंचाई होती है 6 इंच और बॉल का वजन होता है 2.4 से 2.53 यानी कि 2.5 ग्राम इसका वजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ओलंपिक में इसको 1988 में शामिल किया गया था। टेबल टेनिस चाइना का नेशनल गेम्स है और मनिका बत्रा ने ओलंपिक में 16वें राउंड में पहुंची और ये पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। शरद कमल, इनका संबंध भी टेबल टेनिस है और पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक रहे थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल यह पुस्तक लिखी महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो गुजराती भाषा में लिखी गई और इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई के द्वारा किया गया। और महात्मा गांधी की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सी हैं? की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी,
ऑल मैन और ब्रदर्स, सभी मानव भाई हैं, सभी मनुष्य भाई हैं। द ग्रीन पैम्पलेट, माई लाइफ इज माई मैसेज। और सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष। सरोजनी नायडू, द विलेज सॉन्ग, यानी कि गाँव का गाना। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? मेघनाथ देसाई। किस एयरपोर्ट को कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लेह एयरपोर्ट को। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट। गुवाहाटी एयरपोर्ट कहाँ पर है? बारदोली एयरपोर्ट में। गुवाहाटी एयरपोर्ट, गुवाहाटी में कहाँ, कौन सा एयरपोर्ट है? बारदोली एयरपोर्ट। और गोवा में दाबोलिम एयरपोर्ट है। बेंगलुरु में कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, जो पहला पेपरलेस एयरपोर्ट बन गया है। नागपुर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। झारखंड रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। सिक्किम, पांगयोंग जो सोमवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी का मतलब है सन और पोलो का मतलब है मून। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोनी पोलो में डोनी का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है सन, और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सौर ऊर्जा संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह है कोच्चिन एयरपोर्ट, जो केरल में है। और भारत का सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? जुहू एरोडोंग एयरपोर्ट, जो बॉम्बे या मुंबई में स्थित है। 9वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कि किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो ये रहता है महाराष्ट्र में। और भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कितनी रहती है? 68.84%। और शहरी क्षेत्र में रहती है 31.16% रहती है। भारत की पहली जनगणना कब करवाई गई थी? पहली अनियमित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और पहली नियमित या 10 वर्षों में या वैज्ञानिक जनगणना कब कराई गई थी? 1881 में रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। 2011 में कौन सी जनगणना करवाई गई थी? 15वीं जनगणना, जो आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना थी। और इसमें जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। जम्मू के एक मंदिर जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है, तो उस मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर। तो रघुकुल राम के कुल को कहा जाता है। तो रघुनाथ मंदिर राम को समर्पित मंदिर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर, यह कहाँ पर है? दिल्ली में, स्वामी नारायण को समर्पित है। बिड़ला मंदिर, ये भी दिल्ली में है। और दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और ये 5 मंदिरों का समूह है। और इसका निर्माण विमल शाह कीर्ति के द्वारा करवाया गया था। और ये समर्पित है आदिनाथ को, जो विमल वसाही टेम्पल को समर्पित है। दूसरा है नेमिनाथ को समर्पित। तीसरा है पार्श्वनाथ। चौथा है महावीर स्वामी को समर्पित। और 5वां है आदिनाथ को समर्पित, जो पितलाहार टेम्पल से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर, जो कंबोडिया में स्थित है। और यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इससे संबंधित अनुच्छेद 23। इसमें मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 22, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। और इसमें घूमने की स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 20, अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A, इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 19(1)A, इसमें किसका वर्णन है? इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इसमें RTI, झंडा फहराना, विरोध प्रदर्शन करना इत्यादि सभी शामिल हैं। 19B, इसमें शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं। 19C, इसमें संघ बना सकते हैं। 19D, कहीं पर भी घूम सकते हैं।
पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 कहीं भी बस सकते हैं या रह सकते हैं। अनुच्छेद जी कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं अपनी आजीविका के लिए। अनुच्छेद 49 इसमें से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 12 हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। मूल संविधान में इसकी संख्या होती थी, वर्तमान में है 6 और मूल संविधान में होती थी 7। और जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 में शामिल था, लेकिन इसको संपत्ति का कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में है 6। भारतीय संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 इसके अनुसार यदि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ये अदालत में गैर न्यायिक होते हैं। यदि राज्य इनको लागू न करे तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 4 में है और आयरलैंड से ली गई हैं और आयरलैंड के अनुच्छेद 45 से इनको ग्रहण किया गया है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान की नई विशेषता किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। डीपीएसपी में 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था और इसके द्वारा अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43A इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 45 इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21A इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता पिता का कर्तव्य है कि वे उनको शिक्षा प्रदान कराएं। तो अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 इन दोनों का संबंध बच्चों की शिक्षा से संबंधित होगा। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है समान नागरिक संहिता से। और अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता पर बिल लाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड राज्य। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था गोवा। और गोवा स्वतंत्र राज्य कब बना था? 30 मई 1987 को, लेकिन यह यूटी के रूप में भारतीय संघ में 1961 में शामिल हुआ था और यहाँ पर पुर्तगालियों का राज था। और पहला पुर्तगाली जो भारत में आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 में मई 1498 में भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और कालीकट या कोझिकोड जो वर्तमान में भारत का पहला साहित्यिक शहर भी बन चुका है। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 39V इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन पर बल दिया गया है। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्यों को डैश का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 48A इसमें पर्यावरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में किसका उल्लेख है? कृषि और पशुपालन का। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, जैसे लाल किला, ताजमहल, जो भी स्मारक हैं राष्ट्रीय महत्व के उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 85 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और अनुच्छेद 51 इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। इसे रॉकफिल डैम भी कहा जाता है, जो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। दूसरे पर है भाखड़ा नंगल डैम,
जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, और यह 226 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तीसरा है सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में है नर्मदा नदी पर, और यह 163 मीटर ऊंचा बांध है, जो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुड बांध, जो महानदी पर स्थित है ओडिशा राज्य में, और यह 4.8 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग बांध, जो यालोंग नदी पर है, और ये चाइना में स्थित है। श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संयुक्त रूप से बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो यह है श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। और पहला कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र? तो यह है कोयना, जो महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। 1920 में यह बना था। और भारत की पहली जल विद्युत संयंत्र योजना कौन सी है? तो ये 1897 में थी दार्जिलिंग की, लेकिन यह असफल हो गई थी। लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1902 की शिव समुद्रम योजना जो सफल हो गई थी, और यह कावेरी, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये शिव समुद्रम परियोजना यह कावेरी नदी पर स्थित है, और भारत की पहली जल विद्युत संयंत्र योजना के रूप में इसको माना जाता है। भारत की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नाथपा झाकरी, जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो बरेही झरना, जो जिसकी हाइट है 399 मीटर, और यह बुध बलंगा नदी पर स्थित है ओडिशा राज्य में। और भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल, जो शिमोगा कर्नाटक में स्थित है, और यह इसकी हाइट है 455 मीटर। और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा है नोहकलिकाई, जो मेघालय में है, और इसकी ऊंचाई है 340 मीटर, और यह खासी पहाड़ियों में स्थित है। और खासी पहाड़ियों में ही मासिनराम नामक स्थान स्थित है, जो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो यह है एंजिल वाटरफॉल, जो वेनेजुएला में स्थित है, और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और इसकी हाइट है 979 मीटर, और इसको देवदूत जलप्रपात भी कहा जाता है। और भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट वाटरफॉल को इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नियाग्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। 19वां क्वेश्चन है धोसेघर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल ये गोवा में स्थित है। धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश में। सोचीपारा वाटरफॉल केरला में। कूने वाटरफॉल यह महाराष्ट्र में स्थित है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी थी गिरिब्रिज, इसको राजगृह भी कहते हैं, और दूसरी थी पाटलिपुत्र। मगध का संस्थापक था बृहद्रथ। और मगध पर किन किन वंशों ने शासन किया? तो मगध पर 4 मुख्य वंशों ने शासन किया है, जैसे हर्यक वंश, संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने सर्वाधिक समय 52 वर्षों तक शासन किया। एस से हो गया शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने इसका स्थापना की थी। एन से हो गया नंद वंश, महापद्मनंद ने स्थापना की थी, और घनानंद इसका अंतिम शासक था। एम से हो गया मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मगध गंगा और सोन नदियों के मध्य एक स्थित है, और जिसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। और महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपदों की संख्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और घनानंद के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में, और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। और पोरस पंजाब का राजा था, और पंजाब के राजा को सिंध के शासक अंबिक ने धोखा दे दिया था, इसलिए वह हार गया था। जो 325 में सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है, और हाइडेस्पीज झेलम नदी को ही कहा जाता है, तो इसे वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी।
सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, जिन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, जिन्होंने रिपब्लिक बुक लिखी। और सुकरात, प्लेटो के गुरु थे सुकरात, जिन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है। सिकंदर के थल सेना प्रमुख का नाम होता था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेना प्रमुख का नाम था निरियाकस। और सिकंदर के घोड़े का नाम था बऊ केफला, और बऊ केफला की मृत्यु भी भारत में ही हो गई थी। और सिकंदर की प्रिय पुस्तक का नाम क्या है? इलियड, जो वीरता की कहानी इसमें लिखी गई है, और इसके लेखक है होमर ने लिखी थी इलियड। तो जब सिकंदर डीमोटिवेट हो जाता था तो मोटिवेट होने के लिए इलियड नामक पुस्तक पढ़ता था, जो इसकी प्रिय पुस्तक थी। इसमें वीरता की कहानियाँ लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, और सेल्यूकस निकेटर इसमें हार गया था। सेल्यूकस निकेटर ने हार के बाद काबुल, कंधार, मकरान और हेरात को चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया था, लेकिन उसके गुरु ने कहा था कि हेलेना का पुत्र वारिस नहीं बनना चाहिए। तो और हेलेना को कार्नेलिया भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और धुरंधरा का एक बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार, जो गद्दी पर बैठा था। और अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में ये गए, और वहाँ पर इन्होंने संलेखना व्रत, जो जैन धर्म में संलेखना व्रत होता है, भूखे रहकर अपने जीवन का त्याग करना, इस व्रत को किया और जैन धर्म को अपना लिया। और जैन धर्म की शिक्षा इनको उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। किस शिलालेख में मगध ने अशोक के प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया है भाब्रू चट्टान शिलालेख में, जो राजस्थान से हमको मिला है। और अशोक के अभिलेख सबसे पहले कब खोजे गए थे? 1750 में टी पेंथेलर के द्वारा खोजे गए थे, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार इनको पढ़ा गया था। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जो ऐसे ऐसे चलती रहती है। और अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है? जो समानांतर चलती रहती हैं। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसलिए जब आसमान में बिजलियां कड़कती हैं तो सबसे पहले हमें बिजली दिखाई देती है, और बाद में उसकी ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल कम है और प्रकाश की चाल ज़्यादा है। 25वां क्वेश्चन है, दिन के समय प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम कब होता है? तो ये होता है दोपहर के समय। और प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, प्रकीर्णन का मतलब है फैलना। और प्रकाश के 7 रंग होते हैं। जब हमें यह 7 रंग लालिमा युक्त दिखाई दे तो सर्वाधिक प्रकीर्णन तब ही होता है। और सूर्य की लालिमा हमें कब कब दिखाई देती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देती है लालिमा। तो इसका मतलब है कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और प्रकीर्णन का कारण क्या होता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, इसमें प्रकाश का बिखरते हुए दिखाई देता है। और एक फॉर्मूला है आई व्युत्क्रमानुपाती और 1/λ4। तो ये इसका फॉर्मूला है। आई का मतलब है प्रकीर्णन, और लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्घ्य। और छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए तीव्रता अधिक, तो प्रकीर्णन भी ज़्यादा होगा। और कोहरे में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए जो रेड लाइट लगाई जाती है वह रेड कलर की होती है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। वह रंग फैलता नहीं है, एक जगह रहता है, जिससे हमें वो दिखाई देता रहता है। हीलियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो हीलियम तत्व की संयोजकता होती है 0, और ये समूह 18 में शामिल है। और समूह 18 में शामिल जो गैस होती हैं उनको अकीरिया गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, जीरो गैस, शाही गैस कहा जाता है। और अकीरिया गैसों की खोज रैमजे के द्वारा की गई थी। और इसमें शामिल है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम, रेडॉन, ये सभी शामिल हैं। और हीलियम की खोज की थी लॉकर और फ्रैकलैंड के द्वारा। और नियोन को स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है। क्रिप्टॉन, जेनोम, ऑर्गन की खोज की थी रैमजे ने। और ऑर्गन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अकीरिया गैस है। और ऑर्गन को ही बल्ब में भरा जाता है। रेडॉन, इसका यूज कैंसर में किया जाता है, और वायुमंडल में यह नहीं मिलती है। गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज करते हैं। अकीरिया गैसों की बाह्यतम कक्षा में आमतौर पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
लेकिन इसका अपवाद है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या है 2, तो इसलिए इसमें नहीं है। बाकी अन्य में सभी बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्वोजन किस समूह से संबंधित है? तो ये 16 समूह से संबंधित है और इसे ऑक्सीजन वर्ग भी कहा जाता है। समूह 17 इसे हैलोजन वर्ग कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन गैस मिलती है। जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो विजय किलकर समिति के द्वारा की गई थी और यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? जीएसटी काउंसिल 279 ए में इसका वर्णन किया गया और जीएसटी का 246 ए में। और इसमें जीरो स्लैब टैक्स कितने पर लगता है? दूध, अनाज, फल इत्यादि पर। 3% लगता है चांदी और सोने पर। 0.25 से 5 स्लैब लगती है पत्थर पर और 28% लगते हैं तम्बाकू लग्जरी चीज़ों पर और 18% इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जैसे मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा हो गई। कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है? तो ये करती है आरबीआई। और कल हमने आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखी थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत आरबीआई के गवर्नर कौन थे? और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये सभी बातें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। आरबीआई अन्य बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देता है अल्पकाल के लिए, उसे कहते हैं रेपो रेट। और भारत में वर्तमान में रेपो रेट की संख्या है 6.5% और बैंक रेट 5.15% है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब अस्तित्व में आया? तो इसको कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह 1988 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसके लिए अधिनियम 1992 में आया और इसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में माधवी पुरीपुज को बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। सिडबी की स्थापना कब की गई? सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं केवी साजी और इसकी पूंजी 100 करोड़ रुपए थी और शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंस को कब शुरू किया था? 1992 में शुरू किया था और नाबार्ड से संबंधित अधिनियम है 1981 का अधिनियम। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, तो ये किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की कलाकार हैं और इनको पद्म विभूषण सन 2016 में और पद्म भूषण 2001 में दिया गया है। अब हम देख लेते हैं हाल ही में हुए निधन। राजीव तारानाथ का निधन हो गया। ये क्या थे? सरोद वादक थे। पंकज उदास, ये कौन थे? ये गजल गायक थे। प्रभा अत्रे, ये किराना घराने से संबंधित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किराना घराना के संस्थापक कौन थे। फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी और इनको पद्म श्री 2024 दिया गया है। बिशन सिंह बेदी पूर्व क्रिकेटर थे। अंशुमन गायकवाड़, ये पूर्व क्रिकेटर और कोच थे। 32वां क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता कौन है? तो मेल वर्ग के विजेता है यानिक सिनर जो इटली के हैं और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं इनको हराया। फ्रेंच ओपन 2024 मेल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने जो स्पेन के रहने वाले और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराया। विंबलडन 2024 इसमें कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं ये जीते और यूएस ओपन 2023 नोवाक जोकोविक सर्बिया के विजेता रहे। तो आपको बताना है कि सर्बिया की राजधानी का नाम क्या है। रोजर फेडरर, इनका संबंध है स्विट्जरलैंड से। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अस्थाना कजाकिस्तान में किया गया। 1995 में संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना की गई, लेकिन 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हो गए थे और जुलाई 2024 में इसके 24वें सम्मेलन अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ और यहीं पर 10वां सदस्य बेलारूस को शामिल किया गया और बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क। और जो 2023 में सम्मेलन हुआ था ईरान
इसमें 9वां सदस्य शामिल हुआ था सन 2023 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसमें कुल 8 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर हैं। और इसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में किया गया और इंडिया की रैंक इसमें पहली रही। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ और इसमें भारत की रैंक 9वीं रही। अमन सहरावत ने इसमें 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और अमन सहरावत के द्वारा ही पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया 57 किलोग्राम कैटेगरी में। यूनेस्को भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो यूनेस्को का भारत का पहला साहित्य शहर बना है कोझिकोड और भारत का पहला म्यूजिक शहर ये बना है ग्वालियर मध्य प्रदेश का। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? पुणे में। देश का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। देश का पहला नवाचार केंद्र और ग्राफीन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल में। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया गया और वर्ल्ड और इंडिया का पहला मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम या पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल में। और पांडुलिपि को ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। और आज का प्रश्न है हमारा, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।